हेलो फ्रेंड्स, तो आज की अपनी इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे सिविल प्रोसीजर कोड 1908 का एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री को हम अपनी लास्ट वीडियो के अंदर कवर कर चुके हैं आधा पार्ट, और आज हम पूरा पार्ट कवर करेंगे। आज हम एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री को खत्म कर देंगे अपनी इस वीडियो के अंदर। तो चलिए आज की अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री को। तो आज हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 51। सेक्शन नंबर 51 के अंदर हमारी जो हेडिंग है वो है पावर ऑफ कोर्ट, हाउ टू एनफोर्स द डिक्री। तो आज हम ये समझने वाले हैं कि जो एग्जीक्यूशन होती है वो किस तरीके से कोर्ट उसको एनफोर्स करती है, कोर्ट के पास में क्या क्या पावर है, किस तरीके से वो किसी भी डिक्री को एग्जीक्यूट करा सकती है। तो सबसे पहली पावर तो है कोर्ट के पास में कि कोर्ट कहती है कि अगर आपके पास में कोई प्रॉपर्टी है, अगर जजमेंट डेटर के पास में कोई प्रॉपर्टी है तो उसकी डिलीवरी करा देती है डिक्री होल्डर के पास में। तो अगर प्रॉपर्टी है किसी के पास में और एग्जीक्यूशन कराना है तो जो डिक्री होल्डर होगा वो एक एप्लीकेशन लगाएगा और प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन देगा कि जी इसके पास में ये प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी को मेरे पास डिलीवर करा दी जाए, और इससे जो है प्रॉपर्टी का डिक्री का एग्जीक्यूशन हो जाएगा। तो सबसे पहला जो मेथड है कोर्ट के पास में जो पावर है वो है डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी की। दूसरा है अटैचमेंट एंड सेल, यानी कोर्ट क्या करेगी, किसी की प्रॉपर्टी को जो जजमेंट डेटर की प्रॉपर्टी होगी उसको अटैच कर लेगी, और अटैच करने के बाद में उसको सेल कर देगी, और सेल करके जो पैसा आएगा वो डिक्री होल्डर को दे दिया जाएगा। ये भी तरीका है। और दूसरा तरीका कोर्ट के पास में ये भी है कि वो पहले सेल कर देगी और अटैच करेगी नहीं, प्रॉपर्टी जो होगी उसको अटैच भी नहीं करेगी, सीधे उसको सेल कर देगी और सेल आउट करके जो पैसा आएगा वो डिक्री होल्डर के हाथ में दे दिया जाएगा। तो हमारे पास दो तरीके हो गए। एक पहला तरीका तो हुआ कि प्रॉपर्टी को डायरेक्ट डिलीवर कर दिया, और दूसरा तरीका हुआ कि प्रॉपर्टी को बेच करके जो पैसा आया उससे एग्जीक्यूशन कंप्लीट करा दिया। तीसरा तरीका हमारे पास में होता है अरेस्ट एंड डिटेंशन इन प्रिजन। अगर जजमेंट डेटर जो है वो प्रॉपर्टी नहीं है उसके पास में, या फिर वो पैसे नहीं दे रहा है, या फिर एग्जीक्यूशन के अंदर कोई आनाकानी कर रहा है, तो कोर्ट के पास में पावर है उसको अरेस्ट करेगी, उसको डिटेंशन में रखेगी इन प्रिजन के अंदर। लेकिन अब प्रिजन के अंदर जो रखेगी उसका जो टाइम पीरियड है वो हमारा सेक्शन नंबर 58 के अंदर गिवन है सीपीसी के। तो अरेस्ट और डिटेंशन की भी पावर है कोर्ट के पास में डिक्री को एग्जीक्यूट कराने के लिए। अब हमारा फोर्थ पॉइंट है अपॉइंटिंग एंड रिसीवर फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट एक रिसीवर अपॉइंट कर देगी, यानी कि एक लोकल कमिश्नर कह लो उसको, या फिर कोर्ट अपनी तरफ से किसी भी एक पर्सन को अपॉइंट कर देगी कि आप जाओ और जा करके इस प्रॉपर्टी को देखो और इसको बेचो, इसको बेच करके इस डिक्री को पूरी को एग्जीक्यूट कराने की जिम्मेदारी आपकी है। तो कोर्ट एक रिसीवर को अपॉइंट कर देगी जो उस डिक्री को एग्जीक्यूट करेगा पूरे तरीके से। और पांचवा और लास्ट पॉइंट हमारा ये कहता है एनी अदर मैनर, यानी कि कोर्ट को ये पावर दे दी गई है कि ये चार तो हमारे पॉइंट हो गए, लेकिन अगर कोर्ट को लगता है कि इसके अलावा कोई और तरीका कोर्ट को लगता है कि हाँ ये सही रहेगा, तो कोर्ट उस तरीके से भी डिक्री को एग्जीक्यूट करा सकती है। तो ये तो थी हमारे पास में पावर। अब जरा देख लेते हैं कि सेक्शन नंबर 51 का प्रोविजो क्या कहता है। सेक्शन नंबर 1 के प्रोविजो के ऊपर अगर हम जाते हैं तो सेक्शन नंबर 1 का प्रोविजो हमसे कहता है कि इफ डिक्री इज फॉर द पेमेंट ऑफ मनी द ऑर्डर ऑफ डिटेंशन विल नॉट बी पास्ड अनलेस द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। यानी कि डिक्री अगर हमारी पेमेंट से रिलेटेड है, यानी कि जो डिक्री है उसके अंदर लिखा है कि आपको इतनी पेमेंट करनी है, इतनी मनी आपको देनी है, तो उस केस के अंदर डिटेंशन नहीं होगी जब तक कि ये फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो जाती। तो फॉलोइंग कंडीशंस क्या क्या हैं। सबसे पहली कंडीशन है इफ जजमेंट डेटर विद ऑब्जेक्ट टू डिले और ऑब्स्ट्रक्ट एब्सकॉन्ड और लीव जुरिडिक्शन ऑफ कोर्ट। अगर जजमेंट डेटर जो है हमारा जिसके खिलाफ डिक्री आई है वो क्या करता है, वो भाग जाता है, वो डिले करता है और ऑब्स्ट्रक्ट करता है और एब्सकॉन्ड कर देता है, मतलब उस जगह से निकल जाता है जिस एरिया के अंदर कोर्ट की जुरिडिक्शन आती है, उस एरिया को छोड़ करके अगर वो भाग जाता तो उस केस के अंदर कोर्ट डिटेंशन पास कर सकती है। लेकिन अगर वो नहीं भागता, वो वहीं रहता है, तो कोर्ट पास नहीं करेगी। तो ये तो हुई पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है इफ जजमेंट डेटर आफ्टर इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट डिसऑनेस्टली ट्रांसफर्ड, कंसील्ड और रिमूव प्रॉपर्टी। यानी कि अगर जजमेंट डेटर सूट का इंस्टीट्यूशन हो जाता है और उसके बाद में अपनी जो प्रॉपर्टीज को बढ़ी है उसे या तो बेच देता है
या कहीं छुपा देता है या फिर उसका कुछ पार्ट उसमें से रिमूव कर देता है, तो भी कोर्ट डिटेंशन के लिए ऑर्डर पास कर सकती है। तीसरा हमारा पॉइंट है, इफ जजमेंट डेटर डिस्पाइट ऑफ हैविंग अ मींस टू पे नेग्लेक्ट और रिफ्यूज टू पे द अमाउंट ऑफ डिक्री, यानी कि अगर उसके पास में उतना अमाउंट है सामने वाले को देने के लिए और एग्जीक्यूट करने के लिए डिग्री को, लेकिन वो नेग्लेक्ट कर रहा है, वो रिफ्यूज कर रहा है उस अमाउंट को पे करने के लिए जो डिग्री के अंदर है, तो भी उस केस के अंदर जो कोर्ट है हमारी वो डिग्री के हिसाब से डिटेंशन पास कर सकती है, और अगर नहीं करता तो फिर नहीं करेगी। और लास्ट हमारा पॉइंट है, इफ जजमेंट डेटर वाज बाउंड इन फिड्यूशियरी कैपेसिटी टू अकाउंट, अगर जजमेंट डेटर जो है वो हमारा बाउंड है किसी फिड्यूशियरी कैपेसिटी के अंदर और वो उससे भागता है, तो भी जो हमारी कोर्ट है वो डिटेंशन पास कर सकती है। तो ये तो हमारी रही सेक्शन नंबर 51 की बात। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम बात करें सेक्शन नंबर 53 की, तो सेक्शन नंबर 53 हमारा बात करता है लायबिलिटी ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी यानी कि कोई जो हमारे पूर्वजों से हमें प्रॉपर्टी मिलती है, तो उसके ऊपर क्या लायबिलिटी होगी। सपोज कीजिए जैसे कि मान लीजिए कि एक जजमेंट डेटर है, उसके पास में कोई प्रॉपर्टी है। अब वो जजमेंट डेटर क्या होता है, वो जजमेंट डेटर केस चल रहा है, एग्जीक्यूशन पर हमारा केस है और जजमेंट डेटर की डेथ हो जाती है। हमारा जो जजमेंट डेटर है वो मर जाता है। तो अगर जजमेंट डेटर मर जाएगा और तो फिर जो हमारी डिक्री है उसकी एग्जीक्यूशन कैसे होगी। उसकी प्रॉपर्टी तो एग्जिस्ट करती है लेकिन जजमेंट डेटर नहीं एग्जिस्ट करता, तो वो प्रॉपर्टी में से कैसे लेंगे। तो जजमेंट डेटर की जो प्रॉपर्टी होगी उसकी जो डिक्री होगी उसकी एग्जीक्यूशन के लिए हम जाएंगे लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स के पास में। लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स के कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर चुके हैं सेक्शन नंबर 50 और सेक्शन नंबर 52 के अंदर। तो सेक्शन नंबर 53 हमारा क्या कहता है, सेक्शन नंबर 53 हमारा ये कहता है कि जो भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होगी, मतलब जो प्रॉपर्टी जेडी की होगी, जजमेंट डेटर की होगी, जब वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास में आ जाएगी तो हम अपनी डिग्री के एग्जीक्यूशन के लिए लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स के पास में जाएंगे। और जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स की जो अब प्रॉपर्टी हो गई है, जो कि उनके एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी, जो कि जेडी की प्रॉपर्टी थी, अब उस प्रॉपर्टी के अंदर से हमारी डिग्री का एग्जीक्यूशन होगा। बस इतनी सी बात हमारा सेक्शन नंबर 53 कहता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आगे के सेक्शंस को। अब अगर हम बात करें डिटेंशन और अरेस्ट की, तो हम शुरुआत करते हैं सेक्शन नंबर 55 से। सेक्शन नंबर 55 के अंदर हमें गिवन है अरेस्ट एंड डिटेंशन के बारे में। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। जजमेंट डेटर में बी अरेस्टेड ऑन एनी डे एंड एनी टाइम। जजमेंट डेटर को हम किसी वक्त भी, किसी टाइम और किसी भी दिन अरेस्ट कर सकते हैं। एंड प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ कोर्ट, और जैसे ही हम उसको अरेस्ट करते हैं, जो ऑफिसर होता है, जो अरेस्टिंग ऑफिसर होता है, जैसे ही वो उसको अरेस्ट करेगा, वो एज सून एज जितना जल्दी हो सकता है कोर्ट के सामने उसको पेश करेगा। एंड टू बी केप्ट इन सिविल प्रिजन, और उसको जजमेंट डेटर को सिविल प्रिजन के अंदर रखा जाएगा। तो किन किन चीजों का ध्यान रखना है हमारे अरेस्टिंग ऑफिसर को एट द टाइम ऑफ अरेस्टिंग द जजमेंट डेटर। तो फर्स्टली इज अ प्लेस फ्रॉम वेयर अरेस्ट इज मेड इज अ ड्वेलिंग हाउस। अगर जो प्लेस है जहां से जजमेंट डेटर को अरेस्ट किया जा रहा है वो ड्वेलिंग हाउस है, तो इट शैल नॉट बी एंटर्ड इनटू आफ्टर सनसेट और बिफोर सनराइज। तो उस जगह पर सनसेट के बाद और सनराइज से पहले उसको अरेस्ट करने के लिए नहीं जाना है। सिविल प्रिजन के अंदर, सिविल केस के अंदर अगर ड्वेलिंग हाउस है तो सनसेट के बाद और सनराइज से पहले अरेस्टिंग ऑफिसर उस जगह पर नहीं जाएगा। सेकंड हमारा कहता है दैट नो आउटर डोर ऑफ ड्वेलिंग हाउस शैल बी ब्रोकन। कोई भी जो ड्वेलिंग हाउस का जो सबसे बाहर का जो डोर होता है, मेन गेट जो होता है, जो आउटर डोर होता है, उसको ब्रोकन नहीं करना है। अनलेस सच ड्वेलिंग हाउस इज इन द ऑक्यूपेंसी ऑफ जजमेंट डेटर। तब तक जब तक उस जो ड्वेलिंग हाउस है उसके ऑक्यूपेंसी जो है वो जजमेंट डेटर के पास है और वो रिफ्यूज करता है टू प्रिवेंट एक्सेस। और अगर वो रिफ्यूज करता है, जो हमारा ऑफिसर है उसको रिफ्यूज करता है अंदर आने के लिए, तब तक के लिए जो ड्वेलिंग हाउस है उसका आउटर डोर ब्रोकन नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर उसने रिफ्यूज करा है और हमारे ऑफिसर ने उसके हाउस को, आउटर डोर को ब्रोकन कर दिया है, तोड़ दिया है और वो अंदर घुस गए हैं, तो अंदर के जितने भी डोर्स हैं फिर वो उसके लिए परमिट है,
वो किसी भी डोर को तोड़ करके और जजमेंट डेटर को अरेस्ट कर सकता है। थर्ड थिंग हमारी ये कहती है, इफ द रूम इज इन द एक्चुअल ऑक्यूपेंसी ऑफ अ वुमन हु इज नॉट द जजमेंट डेटर, अगर कोई वुमेन है और वो भी उस रूम के अंदर है और वो जजमेंट डेटर नहीं है, तो और उसका जो कस्टम है वो उसको अलाउ नहीं करता है कि वो पब्लिक के अंदर आए, तो जो ऑफिसर होगा हमारा, जो ऑफिसर ऑथोराइज्ड किया गया होगा अरेस्ट करने के लिए जजमेंट डेटर को, वो एक बार उससे कहेगा, उसको एक ओरल या रिटर्न नोटिस देगा और कहेगा कि आपको हम लिबर्टी देते हैं कि आप इस रूम को छोड़ दीजिए और हम आपको रीजनेबल टाइम दे रहे हैं इस रूम को छोड़ने के लिए, और उसके बाद में हम एंटर करके जजमेंट डेटर को अरेस्ट कर लेंगे। तो जैसे कि मुस्लिम्स में पर्दानशी लेडीज होती हैं, अगर कोई पर्दानशी लेडी किसी रूम के अंदर है और उसी रूम के अंदर जजमेंट डेटर भी है, तो जो हमारा ऑफिसर होगा वो पहले उसको टाइम देगा, उसको कहेगा कि जी हम आपको लिबर्टी दे रहे हैं कि आप यहाँ से इस रूम को छोड़ दीजिए और आप अपना पर्दा करके यहाँ से निकल जाइए, उसके बाद में हम आकर के जजमेंट डेटर को अरेस्ट कर लेंगे। फोर्थली हमारी जो सेक्शन 55 के अंदर ये कहती है, वो कहती है कि द डिक्री इन एग्जीक्यूशन ऑफ विच जजमेंट डेटर इज अरेस्टेड इज अ डिक्री ऑफ पेमेंट ऑफ मनी। अगर आप जजमेंट डेटर को अरेस्ट कर रहे हैं और डिक्री जो है वो हमारी पेमेंट ऑफ मनी के ऊपर है, तो और वो जजमेंट डेटर जो है वो पे कर देता है उस अमाउंट को इमीडिएटली। जैसे कोई ऑफिसर है वो अरेस्ट करने के लिए आया जजमेंट डेटर को और उसने कहा कि हम आपको अरेस्ट कर रहे हैं क्योंकि हम एग्जीक्यूशन कर रहे हैं अपनी डिक्री का, और डिक्री के अंदर जो अमाउंट है वो है सम अमाउंट लाइक 5 लाख रुपीज, और उसी टाइम पे अगर जजमेंट डेटर वो 5 लाख रुपए पे कर देता है तो इमीडिएटली जो हमारा ऑफिसर होगा वो उसको रिलीज कर देगा, उसको सिविल प्रिजन में नहीं डालेगा और वो एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री भी हो जाएगी। अब इसके अंदर सेक्शन नंबर 55 के अंदर एक चीज ये और कहता है, वेयर द जजमेंट डेटर इज अरेस्टेड इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री फॉर द पेमेंट ऑफ मनी एंड बोर्ड बिफोर द कोर्ट। अगर एग्जीक्यूशन ऑफ मनी जो है वो पेमेंट ऑफ मनी के लिए है और उसको जजमेंट डेटर को कोर्ट के सामने पेश किया जाता है, द कोर्ट शैल इन्फॉर्म हिम दैट ही मे अप्लाई टू बी डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट। तो कोर्ट उसे इन्फॉर्म करेगी, कोर्ट उसको बताएगी, कोर्ट अपनी तरफ से ये बताएगी कि आप अप्लाई कर सकते हैं एज अ इंसॉल्वेंट, आप अपना आपको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दीजिए। और अगर that if he has not committed any act of bad faith regarding the subject of application and if he complies with the provision of the law of insolvency for the time being in force, तो कोर्ट उसको कहेगी कि आप अगर चाहते हैं अपना आपको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करना तो आप इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दीजिए, लेकिन वेयर अ जजमेंट डेटर एक्सप्रेसेस एन इंटेंशन टू अप्लाई टू बी डिक्लेयर्ड एन इंसॉल्वेंट, और अगर जजमेंट डेटर जो है वो अपनी इंटेंशन दिखाता है और अप्लाई कर देता है कि जी हाँ जी मैं तो इंसॉल्वेंट हूँ, तो कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट उससे कुछ सिक्योरिटी फर्निश करा लेगी फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ कोर्ट, और कोर्ट देन ही विल विद इन 1 month टू अप्लाई, तो और वो 1 महीने के अंदर ही अप्लाई कर सकता है इंसॉल्वेंसी के लिए, एंड दैट ही विल अपीयर व्हेन कॉल्ड अपॉन इन अ प्रोसीडिंग अपॉन द एप्लीकेशन और अपॉन द डिग्री ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ व्हिच ही वाज अरेस्टेड, द कोर्ट मे रिलीज हिम। कोर्ट अगर चाहेगी तो उसको रिलीज कर देगी या फिर अगर कोर्ट चाहेगी तो उसको सिविल प्रिजन के अंदर भी डाल देगी। तो हमारा सेक्शन नंबर 55 सिर्फ अरेस्ट और डिटेंशन के बारे में बताता है कि आपको किस तरीके से अरेस्ट किया जा सकता है, डिटेन किया जा सकता है, कब आपको छोड़ा जा सकता है, रिलीज किया जा सकता है, और साथ ही आप अपने आप को इंसॉल्वेंट भी डिक्लेयर कर सकते हैं जिस वक्त आप कोर्ट के सामने आते हैं। तो ये सारे प्रोविजन हमारे सेक्शन नंबर 55 के अंदर समझाए जाते हैं। आगे देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, सेक्शन नंबर 56 हमारा बताता है हमको प्रोहिबिशन ऑफ अरेस्ट और डिटेंशन ऑफ वुमेन इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री फॉर मनी। अगर हमारी डिक्री जो है वो मनी से रिलेटेड है, पेमेंट ऑफ मनी है, तो जो वुमेन्स हैं उनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। Notwithstanding anything in this part, the court shall not order the arrest or detention in the civil prison of a woman in execution of a decree for the payment of money। यानी कि सिविल प्रिजन के अंदर किसी भी वुमेन को अरेस्ट नहीं किया जाएगा, उसको डिटेन नहीं किया जाएगा अगर हमारी जो डिक्री है वो पेमेंट ऑफ मनी के लिए है। सेक्शन नंबर 56 सिर्फ एक वुमेन्स को एक राइट देता है, एक अपॉर्चुनिटी देता है कि उनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। अब आगे चलते हैं हम सेक्शन नंबर 58 की तरफ। इसकी हेडिंग है हमारी डिटेंशन एंड रिलीज। तो जो हमारा जो डिटेंशन होगा वो डिपेंड करेगा ऑन द अमाउंट ऑफ डिक्री।
जो हमारा डिक्री का अमाउंट होगा उसके हिसाब से डिटेंशन का जो पीरियड होगा वो डिसाइड किया जाएगा। तो अगर डिक्री का जो हमारा अमाउंट है वो 5,000 रुपये से ज़्यादा है तो जो डिटेंशन का पीरियड होगा वो 3 महीने से ज़्यादा का नहीं हो सकता, यानी कि 3 महीने से कम रहेगा। और अगर हमारा जो अमाउंट है वो 2,000 से ज़्यादा है और 5,000 से कम है तो जो पीरियड ऑफ डिटेंशन होगा वो 2 वीक से ज़्यादा का 6 वीक से ज़्यादा का नहीं होगा। यानी कि अगर 5,000 से ज़्यादा है अमाउंट तो 3 महीने तक की सिविल प्रिजन मिल सकती है, और अगर 2,000 से लेकर के 5,000 के बीच में है तो 6 हफ्ते की सिविल प्रिजन मिल सकती है। तो अगर यहाँ पर हमारा लिखा है कि 2,000 से ज़्यादा और 5,000 से कम, तो आप अब ये सोच रहे होंगे अगर 2,000 से कम का अमाउंट होगा तो क्या होगा। अगर 2,000 से कम का अमाउंट होगा तो हम यहाँ ये एज्यूम करके चलेंगे कि अगर 2,000 से कम का अमाउंट है तो सिविल प्रिजन नहीं होगी। अब आगे देखते हैं सेक्शन नंबर 58 के अंदर ही डिटेंशन एंड रिलीज के अंदर इसका प्रोविजो क्या कहता है। ये कहता है प्रोवाइडेड दैट ही शैल बी रिलीज फ्रॉम सच डिटेंशन बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द सेट पीरियड, यानी कि अगर डिटेन कर लिया है तो भी उसके एक्सपायरेशन से पहले, उसका जो टाइम पीरियड उसके खत्म होने से पहले भी रिलीज किया जा सकता है। अब वो कब कब किया जा सकता है। पहला पॉइंट हमारा ये कहता है ऑन द अमाउंट मेंशन इन वारंट, जो वारंट के अंदर अमाउंट मेंशन है, डिक्री के अंदर नहीं, वारंट के अंदर जो अमाउंट मेंशन है फॉर हिज डिटेंशन बीइंग पेड टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द सिविल प्रिजन, वो डिटेंशन के दौरान वो जो अमाउंट है वो पे कर दिया जाता है सिविल प्रिजन के अंदर ऑफिसर इंचार्ज को, तो भी जो हमारा डिटेंशन है वो एक्सपायर हो जाएगा और जजमेंट डेटर को रिलीज कर दिया जाएगा। सेकंड पॉइंट हमारा कहता है ऑन द डिक्री अगेंस्ट हिम बीइंग अदरवाइज फुल्ली सेटिस्फाइड, जो डिक्री जजमेंट डेटर के खिलाफ है उसको अगर पूरी तरीके से सेटिस्फाई कर दिया जाए, यानी कि उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाए, तो भी जो एक्सपायरेशन है वो हो जाएगा और डिटेंशन से रिलीज कर दिया जाएगा। तीसरा हमारा पॉइंट कहता है ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द पर्सन ऑन हुज एप्लीकेशन ही हैज बीन सो डिटेन, जो हमारा डिक्री होल्डर था जिसने एप्लीकेशन लगाई थी, अगर वो बंदा ये कह देता है कि आप इस बंदे को रिलीज कर दीजिए, मैं नहीं चाहता कि ये प्रिजन के अंदर रहे, तो भी हमारा एक्सपायरेशन हो जाएगा और उसको रिलीज कर दिया जाएगा। फोर्थ पॉइंट हमारा कहता है ऑन द ओमिशन बाय द पर्सन ऑन हुज एप्लीकेशन ही हैज बीन सो डिटेन्ड टू पे सब्सिस्टेंस अलाउंस, यानी कि जो डिक्री होल्डर होता है उसको एक सब्सिस्टेंस अलाउंस देना होता है। यानी कि जब सिविल प्रिजन के अंदर आप किसी को अरेस्ट करवाते हैं तो उसके अरेस्ट होने का जो खर्चा होता है वो खर्चा भी डिक्री होल्डर को अफोर्ड करना पड़ता है। यानी कि अगर कोई इंसान सिविल प्रिजन के अंदर जा रहा है, जजमेंट डेटर सिविल प्रिजन के अंदर जा रहा है, तो जो डिक्री होल्डर होगा जितने दिन वो उसके अंदर रहेगा उसके रहने का जो खर्चा होगा उसको बियर करना पड़ेगा हमारे डिक्री होल्डर को, और डिक्री होल्डर को उसके लिए एक सब्सिस्टेंस अलाउंस होता है जो जमा कराना होता है। अगर उसने वो जमा नहीं कराया या फिर उसने जितने दिन का जमा कराया वो सिर्फ उतने दिन तक ही जो हमारा जजमेंट डेटर होगा वो सिविल प्रिजन के अंदर रहेगा और उसके बाद में उसको छोड़ दिया जाएगा। और अगर वो नहीं कराता है तो फिर उसको अरेस्ट ही नहीं किया, उसको आगे डिटेन नहीं किया जाएगा और रिलीज कर दिया जाएगा। अब आगे सेक्शन नंबर हमारा 58 ये कहता है कि अ जजमेंट डेटर रिलीज्ड फ्रॉम डिटेंशन अंडर दिस सेक्शन shall not be merely by reason of his release be discharged from his debt, यानी कि अगर कोई जजमेंट डेटर उस डिटेंशन से रिलीज हो जाता है तब भी उसके ऊपर जो डेट है वो डिस्चार्ज नहीं होता, यानी कि जो अमाउंट उसको पे करना है डिग्री होल्डर को वो उसको पे करना ही है, भले ही वो उससे रिलीज हो जाता है या फिर उसकी जो सजा है वो खत्म हो जाती है, वो पूरी काट लेता है, तब भी डिटेंशन को चाहे वो पूरी कर ले चाहे वो बीच में रिलीज हो जाए, उसका जो डेट है वो डिस्चार्ज नहीं होगा, उसको वो डेट देना ही होगा। बट ही शैल नॉट बी लायबल टू बी री अरेस्टेड अंडर द डिक्री इन एग्जीक्यूशन ऑफ विच ही वॉज डिटेन्ड इन द सिविल प्रिजन, लेकिन उसको एक ये फायदा हो जाता है कि उसको दोबारा से री अरेस्ट नहीं किया जाएगा। अगर उसको रिलीज कर दिया गया, मान लीजिए 3 महीने की प्रिजन थी लेकिन उसको 1 हफ्ते के अंदर रिलीज कर दिया, उसको 2 हफ्ते के अंदर रिलीज कर दिया, या उसने पूरी सजा अपनी काट ली, तो उसको उस केस के ऊपर उस डिग्री के ऊपर दोबारा से री अरेस्ट नहीं किया जाएगा और उसको दोबारा से सिविल प्रिजन के अंदर नहीं डाला जाएगा। ये हमारा सेक्शन 58 का सबसेक्शन 2 कहता है। अब हमारा सेक्शन नंबर 59 क्या कहता है।
59 ये कहता है कि रिलीज ऑन ग्राउंड ऑफ इलनेस, कि अगर कोई जजमेंट डेटर को इलनेस है और उसको डिटेन किया जा रहा है तो उसको रिलीज किया जा सकता है। कब कब किया जा सकता है? एट एनी टाइम आफ्टर द वारंट फॉर द अरेस्ट ऑफ अ जजमेंट डेटर ही हैज बीन इशूड, द कोर्ट में कैंसिल इट ऑन द ग्राउंड ऑफ सीरियस इलनेस। यानी कि जो वारंट का टाइम होगा, उसको अरेस्ट करने जब जाएंगे और वहाँ पर कोर्ट को ये बता दिया जाता है ग्राउंड के भाई इसको सीरियस इलनेस है, तो उस टाइम पर भी उसको रिलीज किया जा सकता है। वेयर अ जजमेंट डेटर हैज बीन अरेस्टेड, जहाँ पर जजमेंट डेटर को अरेस्ट कर लिया जाए, अरेस्ट होने के बाद में भी कोर्ट उसको रिलीज कर सकती है उस ओपिनियन के ऊपर कि उसकी जो हेल्थ है वो फिट नहीं है और उसको रिलीज करा जाना चाहिए सिविल प्रिजन्स में से। अब सेक्शन नंबर 59 का हमारा अगला सबसेक्शन ये कहता है वेयर अ जजमेंट डेटर हैज बीन कमिटेड टू द सिविल प्रिजन ही मे बी रिलीज देयर फ्रॉम। अब जजमेंट डेटर जो है वो दो तरीके से रिलीज किया जा सकता है। पहला तो ये कि बाय स्टेट गवर्नमेंट, अगर स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि कोई उसको इन्फेक्शियस या फिर कंटेजियस डिजीज है जजमेंट डेटर को, तो उस ग्राउंड के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट उस प्रिजनर को, उस जजमेंट डेटर को रिलीज कर सकती है। या फिर दूसरा है बाय कमिटिंग कोर्ट, कोर्ट के द्वारा, और एनी कोर्ट या फिर उस कोर्ट का जो सबऑर्डिनेट कोई कोर्ट है वो ऑन द ग्राउंड ऑफ हिज सफरिंग फ्रॉम अ सीरियस इलनेस, अगर वो किसी सीरियस इलनेस का शिकार है, उसको कोई सीरियस इलनेस है जजमेंट डेटर को, तो उसको रिलीज कर दिया जाएगा। तो ये तो था हमारा सेक्शन नंबर 59 के अंदर कि किस किस तरीके से उसको रिलीज कर दिया जाएगा। अब सेक्शन नंबर 59 का सबसेक्शन 4 हमारा ये कहता है अ जजमेंट डेटर रिलीज अंडर दिस सेक्शन मे बी री अरेस्टेड। लेकिन हमने पहले ये देखा था कि अगर उसको उन 4 ग्राउंड के ऊपर रिलीज किया गया है तो उसको री अरेस्ट नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर इलनेस के ऊपर रिलीज किया गया है तो री अरेस्ट किया जा सकता है। लेकिन जो पीरियड हमारा डिसाइड किया था सेक्शन नंबर 58 के अंदर, यानी कि 6 हफ्ते या फिर 3 महीने, तो वो जितना होगा सिर्फ उतना ही पीरियड काउंट होगा, उससे एक भी दिन ज़्यादा काउंट नहीं होगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। हमने एग्जीक्यूशन के बारे में काफ़ी कुछ समझ लिया है, वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है। तो आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके लिए नॉलेजेबल होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।